इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आज की विशेष प्रेस वार्ता में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज आज की प्रेस वार्ता बैंकिंग इंडस्ट्री का जो हाल मोदी सरकार ने कर रखा, और ये इंडस्ट्री और ये एरिया आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5-6 दिन बाद देश का बजट आने वाला है। बैंकिंग इंडस्ट्री का मोदी सरकार ने जो हाल किया है, मैं उसका पहले 2 लाइन में व्याख्यान करूंगा। 5,35,000 करोड़ तो पिछले 7 साल और 6 महीने में बैंकिंग इंडस्ट्री से धोखाधड़ी हो चुकी है। मतलब लोग धोखा करके बैंकों का 5,35,000 करोड़ रुपया लेके गायब हो चुके हैं। कौन है वो लोग? हमारे मेहुल भाई। कौन है वो लोग? संदेश राज। कौन है वो लोग? नीरव मोदी। कौन है वो लोग? विजय माल्या, जिनकी आए दिन हम कोई सुदूर बीचेस पर, एक्सोटिक बीचेस पर उनकी फोटोज देखते हैं। कभी वो क्रिकेट मैच देखते हुए हमें दिखाई देते हैं टीवी स्क्रीन पर मोदी सरकार ने उनको अपनी मौन सहमति दे रखी। तो बैंकिंग इंडस्ट्री का पहला हाल तो ये किया कि पिछले 7 साल और 6 महीने, 7 years and 6 months, the total frauds in banking industry is 5.35 trillion rupees। मतलब 5.35 ट्रिलियन रुपीस अर्थात 5,35,000 करोड़ का धोखा बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ पिछले 7 साल और 6 महीने में हुआ। अब एनपीएस की बात कर लेते हैं। अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो पिछले 7 years फ्रॉम 2014 टू 2020, 2014 से लेके 2021 के बीच सरकारी बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो ग्रॉस एनपीए है वो 4 गुना से बढ़ा है। द ग्रॉस एनपीएज ऑफ पीएसपीज आर 4 times ऑफ ग्रॉस एनपीएज ऑफ द प्रीसीडिंग 7 years। मतलब हम 14 से लेके 21 के बीच अगर ग्रॉस एनपीएस का एडिशन देखें और उसकी तुलना 2007 से 14 के बीच के ग्रॉस एनपीए से करें तो ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी हुई है 4 गुना। ग्रॉस एनपीए 4 गुना बढ़ चुका है। टोटल बैंक फ्रॉड हो चुके हैं 5,35,000 करोड़, जिसको हम कह सकते हैं 5.35 ट्रिलियन रुपीस। और अगर हम ये पता लगाएं कि पिछले 7 सालों में कितने लोन राइट ऑफ किए हैं पब्लिक सरकारी बैंकों ने, मतलब कितने लोन्स को बट्टे खाते में डाला है, तो 2014 से 21 के मध्य अगर हम तुलना करें 2007 से 14 की, तो बट्टे खाते में 25 गुना ज्यादा पैसा डाल चुकी है मोदी सरकार। और इस सब बैंकिंग इंडस्ट्री को इस कागार पे पहुंचाने के बाद अगर आप पूछेंगे मोदी सरकार से कि आपका प्लान क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो उनका एक ही प्लान है, सरकारी बैंकों को अपने दोस्तों को बेच दो। तो फ्रॉड्स हो गए 5.35 लाख करोड़ पिछले 7.5 सालों में। पीएसबीज का जो एनपीएज है वो 4 गुना बढ़ा है पिछले 7 सालों में, अगर हम तुलना करें यूपीए के अंतिम 7 सालों से तो। और बट्टे खाते में 25 गुना ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो लोन्स है उसको डाल दिया। मतलब लोन्स रिटर्न ऑफ आर 25 times of what was there in 2007 to 2014। So this is in precise what Modi government banking management means। फ्रॉम हमारे मेहुल भाई टू संदेशरा, फ्रॉम नीरव मोदी टू विजय माल्या, हम उनकी सुदूर बीचेस पर उनकी तस्वीरें टीवी पर देखते हैं। और वो किसका पैसा लेके वहां सुदूर बीचेस पर आराम कर रहे हैं? वो पैसा है भारत की मिडिल क्लास का, भारत के किसान का, भारत के उस एमएसएमई उद्योग का जो मेहनत करके आज 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 बैंकों को इस हालात तक पहुंचा रहा है। तो प्रॉमिस तो किया था मोदी सरकार ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, और रियलिटी क्या कर दी? 5.35 ट्रिलियन का बैंक की धोखाधड़ी कर दी। ये देखिए, ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अगर मैं आपको पिछले 7 साल और 6 महीने का ब्यौरा दूं तो पिछले 7 साल 6 महीने में टोटल बैंकों को 47,259 फ्रॉड्स के केसेस हुए।
तो 47,259 फ्रॉड के केसेस हुए, जिसमें बैंकों ने 5.35 लाख करोड़, जिसको 5.35 ट्रिलियन कहते हैं, उतना बैंकों ने लूज किया। वादा किया था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, और दे दिया देश को 5 ट्रिलियन रुपए का धोखाधड़ी, बैंकों के साथ धोखाधड़ी का केस। अब आगे चलते हैं, अगर हम ग्रॉस एनपीएस का कंपैरिजन करें तो 2014 से लेके 21 के मध्य, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहा हूं साथियों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 21,07,000 करोड़ का एडिशन हुआ ग्रॉस एनपीए में, सिर्फ सरकारी बैंकों में। वो 2007 से 14 की तुलना करें तो मात्र 5,35,000 करोड़ था। मतलब जो 7 से 14 एनपीएस में एडिशन हुआ था 5,35,000 करोड़, वो 14 से 21 के मध्य हो गया 21 लाख करोड़। जो 7 से 14 के बीच जो सरकारी बैंकों ने लोन्स राइट ऑफ किए थे, वो किए थे 32,109 करोड़ के, वो 14 से 21 के मध्य कर दिए 8,17,000 करोड़ के। मतलब रिटर्न ऑफ लोन्स को 25 गुना बढ़ा दिया, ग्रॉस एनपीए को 4 गुना बढ़ा दिया, और फ्रॉड कर दिए बैंकिंग इंडस्ट्री में 5,35,000 करोड़ के। और ये जितने भी मैंने आपके सामने आंकड़े दिए हैं, ये सारे आंकड़े मैं आपको प्रेस रिलीज में दूंगा। ये सारे आंकड़े मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग आती है, उससे संकलित किए हैं, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आपके सामने रखती है कि किस तरह से ग्रॉस एनपीएस 4 गुना बढ़े यूपीए काल के, जो यूपीए के पिछले 7 सालों की अगर हम मोदी सरकार के 7 सालों से तुलना करें, किस तरह से जो बट्टे खाते में 25 गुना ज्यादा रकम डाली गई, वो सारा ब्यौरा आपको प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। इस बाबत हमारे मोदी सरकार से 6 सवाल, 6 क्वेश्चन। नंबर 1 कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ 5,35,000 करोड़ अर्थात 5.35 ट्रिलियन का धोखा कैसे हुआ पिछले 7.5 साल में। धोखाधड़ी से हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने 5.35 लाख करोड़ कैसे लूज किए, कौन है वो लोग, उसकी सबके नाम सरकार देश के सामने रखे, और किनके दबाव में आकर बैंकों ने अपने नो योर कस्टमर्स के नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया। कौन लोग हैं जिनके फोन के बाद ये केवाईसी नॉर्म्स को सरकारी बैंकों ने एडहियर नहीं किया, जिसके कारण आज धोखाधड़ी में बैंकिंग इंडस्ट्री को 5,35,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कारण है कि पिछले 7 सालों में अर्थात 2014 से 21 के मध्य ग्रॉस एनपीए सरकारी बैंकों के 4 गुना बढ़े 2007 से 14 की तुलना में। ऐसे क्या कारण है, ऐसा किसका दबाव है, कौन लोग हैं जिसको जो टैक्स पेयर्स का पैसा सरकारी बैंकों से लेके गायब हो जाते हैं, और उनको किसका संरक्षण प्राप्त है, सरकार। इस दूसरे सवाल का वित्त मंत्री जी को तो इतनी समझ नहीं है, ना उनका इतना ज्ञान है, पर प्रधानमंत्री जी कभी कभी अर्थव्यवस्था पे अपना विस्तृत ज्ञान देश के सामने रखते हैं, तो वो इसका जवाब दे कि वो को क्या कारण है कि ग्रॉस एनपीए सरकारी बैंकों का 4 गुना बढ़ा। तीसरा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले 7 सालों में जो लोन्स राइट ऑफ हुए वो 2007 से 14 की तुलना में 25 गुना ज्यादा क्यों हुए। मतलब 2007 से 14 के बीच 32,109 करोड़ रुपए राइट ऑफ हुए, जबकि 14 से 21 के बीच 8,17,388 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ हुआ। तो क्यों लोन्स जो राइट ऑफ हुए वो 25 गुना से बढ़ गए, किसके संरक्षण में ये सब हो रहा है। और क्या बैंकों को मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोन्स होते हैं, जिसमें होम लोन है, पर्सनल लोन है, किसानों के लोन है जिनको फार्म लोन कहते हैं, उसको बैंक्स क्यों राइट ऑफ नहीं कर रही, क्यों, किसका दबाव है, सरकार में कौन उनके ऊपर दबाव डाल रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि जो राइट ऑफ की फैसिलिटी 25 गुना बढ़ाई है भारत सरकार ने, वो राइट ऑफ की फैसिलिटी होम लोन्स पे मिडिल क्लास को क्यों नहीं मिलती, पर्सनल लोन्स पे मिडिल क्लास को क्यों नहीं मिलती, फार्म लोन्स पे देश के अन्नदाताओं को क्यों नहीं मिलती। इसके बारे में मोदी जी आए और एक मन की बात करें। हमारा चौथा सवाल है कि क्यों मोदी सरकार सिस्टेमेटिकली
देश की बैंकिंग इंडस्ट्री को और सरकारी बैंकों को डिस्ट्रॉय कर रही। इसका क्या कारण है कि निरंतर सरकारी बैंकों को कमजोर किया जा रहा है? क्या इसका कारण ये तो नहीं है कि कमजोर करके उनका वैल्यूएशन घटा दिया जाए और जब उनका वैल्यूएशन बहुत कम हो जाए तो औने पौने दामों में अपने दोस्तों के हवाले वो बैंकिंग इंडस्ट्री को कर दे? हमारा पांचवा सवाल है कि विलफुल डिफॉल्टर और भगोड़े, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे मेहुल भाई नीरव मोदी, संदेश रा, विजय माल्या, ये क्यों हमको आए दिन टीवी पर कोई क्रिकेट मैच देखता हुआ मिलता है, कोई बीच पे आराम करता हुआ मिलता है? ये हमारा पैसा, देश के करदाताओं का पैसा लूट के विदेशों में आराम कर रहे हैं। सरकार उनको वापस लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? क्योंकि आफ्टर ऑल वो जो पैसा लेके गए हैं वो हर उस मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति का पैसा है जो समय पर अपना टैक्स जमा कराता है। वो हर उस किसान का पैसा है जो जिसको एमएसपी नहीं मिलती पर फिर भी वो देश का पेट भरने के लिए किसानी का काम करता है। और अंतिम बात मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों को नेशनलाइज किया, इंक्लूसिव बैंकिंग के का प्रयास किया, मोदी सरकार का काम था कि वो बैंकों की हैंड होल्डिंग करे, वो बैंकों को कैपिटल और टेक्नोलॉजी सपोर्ट पहुंचाए। जबकि मोदी सरकार ने क्या कहा? ग्रॉस एनपीए 4 गुना बढ़ रहे हैं, बट्टे खाते में 25 गुना ज्यादा रकम डाल रहे हैं, राइट ऑफ 25 गुना ज्यादा कर रहे हैं, धोखाधड़ी से 5 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा का नुकसान बैंकों को हो चुका है। इन सारे समस्याओं का मोदी जी के पास एक ही समाधान कि औने पौने दाम में सारे बैंकों को, सारे सरकारी बैंकों को एक एक करके अपने दोस्तों के हवाले कर दो। तो हमारा छठा सवाल है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, जिससे देश में इंक्लूसिव बैंकिंग की एक परिकल्पना को चरितार्थ करने का काम उसके बाद की सरकारों ने किया था, तो क्यों मोदी जी उन सरकारी बैंकों को औने पौने दाम में अपने दोस्तों को, और देश को पता है कि वो बैंक कौन खरीदेगा, देश को पता है क्योंकि वो हमारे दो ही होंगे जो बैंकों को खरीदेंगे, क्यों वो उनको औने पौने दाम में सरकारी बैंकों को उनके हवाले करना चाहते हैं? आज सरकारी बैंकों को आपकी कैपिटल सपोर्ट की जरूरत है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट की जरूरत है, उनको अपने दोस्तों के हवाले करने की जरूरत नहीं। Before I entertain questions on this issue, friends, I would like to brief the topic in English and thereafter I am open for Q&A. For Modi government, bank management means total bank frauds of 5.35 lakh crore, which is 5.35 trillion rupees. New gross NPAs of public sector banks from 2014 to 21 are 4 times of gross NPAs from 2007 to 14. And bad loans written off are 25 times. This is in precise what is the bank management strategy for the Modi government. And the remedy for all these problems by Modi government, single point solution for all these problems by Modi ji is that let us sell the public sector banks to the हम दो हमारे दो। इन सारी समस्याओं का मोदी जी के पास एक ही निदान है, बैंकों को बेच दो। क्या समस्याएं हैं? फ्रॉड्स एट 5.35 ट्रिलियन, gross NPAs 4 times what was there in during the last 7 years of UPA, and bad loans written off are 25 times what was there in the last 7 years of UP. So promise was there by Modi government to have a $5 trillion economy, and reality is that the Modi government gave 5.35 trillion rupees of bank frauds to the banking industry. We would like to ask that Modi ji, from Hamare Mehul Bhai to Sandesh Ra, from Nirav Modi to Vijay Malia, all of them are relaxing at some exotic beach location, having crores of taxpayers' money as a fraud or borrowings from these banks. What government is doing to get the taxpayers' money back? What government is doing to get all these bhagodas, all these fugitives to get back to India? In last 7.5 years, means 7 years and 6 months, friends, total number of bank frauds in the banking industry is 47,259, and banking industry had lost 5.35 trillion rupees
in the form of frauds to the banking industry. Total amount of frauds is 5,35,000 crore, which is equal to 5.35 trillion rupees. New gross NPAs of public sector banks from 14 to 21 are 4 times of gross NPAs from 2007 to 14. If I will give you the exact data, between 7 to 14, the gross NPAs addition by public sector banks was 5,35,000 crore. Whereas from 14 to 21, the addition of in gross NPAs is 21,07,295 crore, which is 4 times of the gross NPAs addition by public sector banks from 7 to 14. The loans which is written off from between 2007 to 14, the total amount is 32,109 crore, whereas the total amount of loans which were written off from 2014 to 21 is 8,17,388 crore. Means addition in gross NPAs is 4 times, and the addition in the loans written off in 2014 to 21 vis-a-vis 7 to 14 is 25 times. In this context, we are having 6 questions. Number 1, why our banking industry had lost 5.35 trillion rupees in the form of frauds in last 7.5 years? Under whose pressure the know your customer KYC norms were not adhered by the banking industry, and the banking industry had suffered this particular loss? This is our question number 1. The second question, why gross NPAs of public sector banks from 2014 to 21 are 4 times of 2007 to 41? What is the reason? Why Modi Sarkar is silent? Modi ji used to talk a lot about the NPAs, but the NPAs in last 7 years are 4 times of NPAs in the last 7 years of UPA. Why Modi ji is silent on that? Why big loans written off by public sector banks from 2014 to 21 are 25 times of 2007 to 14? Why the same facility of loans written off is not available to middle income group? Why the same facility of loans written off is not available to the personal loans of the middle class, to the farm loans of the farmers? Why this facility is not extended to them? Fourth question, why is Modi government systematically killing the banking industry in general and public sector banks in particular? What is the reason of that? That why government is killing the banking industry? Because when you are having frauds to the extent of 5,35,000 crore, when you have NPAs which were increased by 4 times, when you have loans written off increased by 25 times, why you are killing? And fifth question, that why willful defaulters and fugitives like Mehul Choksi, Nirav Modi, Sandesh Raj, Vijay Mallya are relaxing at some exotic beach location? Why is not government bringing them back to India and recover the dues of public sector banks from them? After all, the money which they are having is the taxpayers' money, is the money which is given to the government by a obedient and I can say disciplined middle income group society, by the farmers of our country. Why government is silent on that? And last but not least, when Mrs. Indira Gandhi ji had nationalized the banks to implement the inclusive banking in our country, why Modi government, instead of handholding the public sector banks in the form of higher capital support, higher technology support, is trying to have a single point solution for all the banking related problem, is that bech de. Whatever is the problem to the banking industry, there is only one solution by the government, that is sell the public sector bank. These are our 6 questions and demands. We want answers of these 6 questions. I hope Prime Minister is going to answer these 6 questions, because after 6 days, the annual budget of our country is going to be presented. And whatever data of 4 times, 5.35 lakh crore of fraud, 25 times increase in the loans written off, all these data, I'm going to give you year by year comparison in the press release. And all the sources of data is the Reserve Bank of India's annual report on reports and trends in the banking industry. I had compiled all this data from last 14 years annual report research
on RBI's trends on banking industry. So I am open for question. First of all, we are going to have a subject specific question. Thereafter, we can have the other issues also. You may raise the questions. So I am open for question. मैं आपके सवालों के लिए तैयार हूँ. थैंक यू प्रोफेसर वल्लभ. आप अपने प्रश्न एक एक करके इंगित करें. मैं टेलीफोन से जुड़ा हूं इसलिए मैं देख नहीं पा रहा सभी साथियों को. आप अपना वो जो फ्लैग कर सकते हैं अपने आप को और या सीधा सवाल पूछ सकते हैं. हम इंतजार कर रहे हैं. सर सुओ मोटो पर नहीं है. अच्छा सिद्धार्थ, आपके पास आता हूं. कोई और साथी हैं जो सुओ मोटो पर पूछना चाहते हैं? तरुण, क्या सुओ मोटो पर सवाल है आपका? जी सर, उससे रिलेटेड ही है. हाँ पूछिए तरुण. प्रोफेसर साहब, आप जो बैंकों का हाल है वो देश को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी नेता ये क्यों बात नहीं समझ पाते हैं? क्यों बीजेपी में जा रहे हैं? अजय, इसके बारे में मैं आपको आपके सवाल को जवाब दूंगा. और इस सब्जेक्ट से विषय से कोई सवाल नहीं है तो सिद्धार्थ जी आप पूछिए, फिर मैं तरुण जी को भी जवाब दूं. सर तरुण का तो सवाल तो इस जो है उसी से रिलेटेड है मेरा भी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी खासकर राहुल गांधी की ने जो लीडरशिप, जो टीम आरजी कहा जाता था, उस पे एक बहुत इन्वेस्ट किया यूपीए 1 और यूपीए 2 में. जो लोग उस वक्त यंग ब्रिगेड, जो यंग लीडरशिप खड़ी करी गई, उनको मंत्री पद देकर, कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी देकर, उनमें से एक बड़ा चंक जो है जब जा रहा है दूसरी पार्टियों में, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का फेल्योर माना जाए कि वो विश्वास वो नहीं उन लोगों को आके ला पाए जो लोग लॉयल थे, या फिर ये माना जाए कि अब जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं आपके, उनको भरोसा नहीं रह गया है अपनी लीडरशिप में? जी सिद्धार्थ जी, ऐसा है कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप पे भी इस सवाल का जवाब दूंगा और इस प्रवक्ता के रूप में भी जवाब दूंगा. मेरा व्यक्तिगत रूप से उत्तर ये है कि जब आप सच के साथ चलते हो, जब आप प्रोपोगेंडा से लड़ाई करते हो, जब आप झूठ से लड़ाई करते हो, जब आप सांप्रदायिक सद्भाव को मिटाने वालों से लड़ाई करते हो, तो लड़ाई के लिए ताकत और लड़ाई के लिए समय चाहिए होता है. You require both temperament as well as the loyalty on your ideology. I will say, and I'm not very happy to say, मैं ये बहुत खुशी मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये दुखी मन से बोल रहा हूँ कि हमारे जो साथी, उनकी ना तो आइडियोलॉजी में कमिटमेंट था, ना उनकी उस लड़ाई को करने में ताकत थी. आई एम सॉरी टू से कि उनमें वो वीरता थी नहीं कि वो सच की लड़ाई लड़ सके लंबे समय तक, वो प्रोपोगेंडा की लड़ाई लड़ सके लंबे समय तक, वो ऐसी लड़ाई लड़ सके जहां पे सारी एजेंसीज जो कि सरकारी एजेंसीज हैं, जिनका मिस यूटिलाइजेशन सरकार करती है, वो ऐसी लड़ाई लड़ सके जिसमें सारे जो हमारी संस्थाएं हैं उनको डेंट मारा जा रहा है. वो ऐसी लड़ाई लड़ सके कि जिनमें जब सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, तो उस समय खड़े होने की वो लड़ाई, ना तो उनका कमिटमेंट था, ना उनकी आइडियोलॉजिकली वो उतने पावरफुल थे. सो वो चले गए. तो मैंने कई बार बोला है कि देखिए, जो माला होती है ना सिद्धार्थ जी, तो सबसे पहले आप जब उस माला को ऐसे झिटकते हो ना, तो सबसे पहले वो पुष्प निकल जाते हैं जो कि उस माला से एक रूप नहीं हुए हुए होते हैं. वो जस्ट अटके हुए होते हैं उस माला में, उस माला का पार्ट नहीं होते. तो हमारी जो कांग्रेस की माला है ना, वो सच्चाई की माला है, वो अहिंसा की माला है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की माला है, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की माला है, वो संस्थाओं को, ऑटोनॉमी को डेंट नहीं मारने वाली माला है, वो सच की माला है. तो उस माला के साथ जो अपने आप का एक जीव नहीं कर पाते हैं, वो निकल जाते हैं. तो मैं जो साथी जो आज जिनकी आप चर्चा कर रहे हो, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से और कांग्रेस पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं.
पर ये उनको साफ तौर से बोलना चाहता हूं कि ना तो उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था, ना उनकी जो लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है, दिन रात लड़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये प्रेस वार्ता देहरादून से कर रहा हूं। देहरादून में जिस तरह का माहौल है उत्तराखंड में, मैं आपको ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता जिस तरह से उत्तराखंड का चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत उसके परिणाम तो आएंगे ही अच्छे। पर जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम उधर चले जाएं, इधर चले जाएं, और इतिहास गवाह है, जो सज्जन आज गए हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि कृपया करके मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की फोटो देख लीजिए। अगर आपको छठी लाइन में अटैची लेके और बैग पकड़ के खड़ा रहना है तो ये आपका मत है, उसके लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। पर आपका कमिटमेंट हमारी आइडियोलॉजी में और हमारी लड़ाई में कमजोर था। वो कमजोर था तो जैसे ही उस माला को झटका गया, आप जैसा पुष्प उस माला से अलग हो गया। सर, यूपी चुनाव में कोई असर पड़ेगा इनके जाने से, ये? और दूसरा ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल सिस्टम इतना भी नहीं भाग पाया कि कल आप उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम दे रहे हैं और छोड़ देते हैं, आज वो पार्टी छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं है आदरणीय साथी कि हमें इनपुट्स नहीं होते हैं हमें इनपुट, पर हमारा विश्वास हमारे कार्यकर्ताओं में अंतिम समय तक रहता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि और ये सच भी है कि हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता लाखों करोड़ों जुड़े हैं, वो सच के कारण जुड़े हैं, वो एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के कारण जुड़े हैं, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के कारण जुड़े हैं, वो ग्रोथ के कारण जुड़े हैं, वो एक सत्यता के कारण जुड़े हैं। तो हमें तो हर कार्यकर्ता पे विश्वास होता है। अगर आप भी कुछ बोले हमारे कोई नेता के बारे में, हम नहीं विश्वास करते, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता, और है, ऐसा नहीं है, करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता है, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता भी है जो कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, और उस कमिटमेंट के साथ काम करने के कारण कई बार बहुत अच्छे परिणाम भी आए। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें हार का सामना ही करना पड़ा। 2018 में हमने 3 राज्यों में सरकार बनी, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बनी, उसके बाद तमिलनाडु में हम सरकार का हिस्सा है। और जब इन 5 राज्यों के चुनाव आएंगे, मैं निश्चित रूप से जिम्मेवारी से ये कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये मिशन 1000 और मिशन बिलियन और मिशन ट्रिलियन के में विश्वास नहीं करता, पर मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि जब इन 5 राज्यों के जो 2022 के मार्च में चुनाव के नतीजे आएंगे, जो सज्जन भी गए हैं वो रिपेंट करेंगे। पर मैं दूसरी तरफ ये भी बोलना चाहता हूं कि उनका कमिटमेंट हमारी आइडियोलॉजी से एक रूपता से नहीं था, वो सिर्फ हमारी आइडियोलॉजी से एक रूप नहीं थे, वो सिर्फ अटके हुए थे। तो जब माला को झटका तो जो अटका हुआ पुष्प था वो बाहर निकल गया। धन्यवाद। अगला सवाल है शेषमणि शुक्ला, नवोदय टाइम्स से। शेषमणि जी। हाँ, नमस्कार गौरव जी। जी नमस्कार। अभी आपने कहा कि उनका आइडियोलॉजी में कमिटमेंट नहीं था, और इसी पार्टी से आरपीएन सिंह जी 3 बार विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे केंद्र में, तो बिना कमिटमेंट के ही ये सब अचीव करते रहे और पार्टी उनको इतने दिन तक साथ रखे रही। देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर होता तो जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई को बीच में छोड़ के नहीं जाते। दैट इज द रीजन, इट इज एज सिंपल एज दिस। मेरी शुभकामनाएं हैं, वो जहां भी जाएं अच्छा करें, ये हमारी शुभकामनाएं। हमारा कोई ये नहीं है कि भाई उनका खराबी हो, हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको। पर ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि वो जो हमारी क्या आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हमारी आइडियोलॉजी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमारी आइडियोलॉजी है साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमारी आइडियोलॉजी है जो ग्रोथ का फायदा हर व्यक्ति को मिले। हमारी आइडियोलॉजी वैसी नहीं है कि 98 लोगों के पास जितनी वेल्थ है वो हिंदुस्तान के 55 करोड़ 20 लाख लोगों के बराबर है। हमारी आइडियोलॉजी वैसी नहीं है कि कोरोना काल में 4 करोड़ 20 लाख लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, गरीबी रेखा के नीचे आ गए। वो हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी वैसी नहीं है कि देश में जो लास्ट 20% का जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, उनकी आय तो निरंतर कम होती जा रही है और 4, 6, 8 लोगों की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। वो हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। और उसी के संदर्भ में
मैं आज की प्रेस वार्ता लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ कि हमारी आइडियोलॉजी नहीं है कि धोखाधड़ी से बैंक को 5,35,000 करोड़ का चूना लगा दूं। और किसके कहने से लग रहा है ये? कौन है वो लोग जो बैंकों पे दबाव डालते हैं कि आप अपनी नो योर कस्टमर के नॉर्म्स को डाइल्यूट करो ताकि ये लोग चूना लगा के चले जाए? हमारी आइडियोलॉजी वैसी नहीं है कि पिछले 7 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीएस 4 गुना बढ़ गया है और सरकार खामोश है। हमारी आइडियोलॉजी वैसी नहीं है कि लोन्स जब राइट ऑफ किए जा रहे हैं तो राइट ऑफ लोन्स का जो अमाउंट है वो पिछले 7 सालों में 25 गुना बढ़ गया है। हमारी आइडियोलॉजी है इंक्लूसिव बैंकिंग, हमारी आइडियोलॉजी में इंक्लूसिविटी है, वेयरएज दूसरी और जो आइडियोलॉजी है उसमें एक्सक्लूसिविटी है। उसके अंदर ना तो सर्वधर्म संभाव है, ना वसुधैव कुटुंबकम है, ना सोशल हार्मोनी है। उनकी आइडियोलॉजी 80-20 की आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी 100 और 100 की आइडियोलॉजी है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है 100%, ना तो 85-15 है ना 80-20 है। अब लोगों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी बनाई। आपका सवाल कि आपको नहीं समझ में आया, देखिए कोई आदमी जुटता है, हम तो सद्विश्वास से आगे बढ़ते हैं, हम तो गांधी जी के अनुयायी हैं, हम तो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति सत्य है, हर व्यक्ति में जो कमिटमेंट जो आता है उसमें कमिटमेंट है। नहीं रखा कई लोगों ने कमिटमेंट, वो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस शुभकामना दे रहे हैं, पर उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं था। मैं क्लियर तौर पे